जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेस कर रहा है एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स पे और सिमुलेशन होगी। सिमुलेशन से मुराद जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम सीखेंगे उन्हें हम देखेंगे कि लेटेस्ट पेपर के ऊपर हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। मतलब प्रीवियस पेपर की एग्जाम्पल लेंगे और कोशिश करनी है आपने कि इन टिप्स को यूज़ करें आप अपकमिंग अटेम्प्ट में। ठीक है जी, स्टार्ट करें। पेपर कब है आपका? 19 अगस्त। यानी क्या दिन बनता है ये? वेडनेसडे बनता है। गुड, चले तो ये बेहतरीन टाइम है टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कितने स्टूडेंट ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया? कितनों ने एक दफ़ा कम से कम रिवीजन कर ली? वो भी तकरीबन सब ने, एक दो के अलावा। और कितने स्टूडेंट्स ने कम से कम 3 मॉक है ना हमारे, ठीक है, और एक मॉक कम से कम अटेम्प्ट कर लिया है। ओके गुड। आपने कोशिश करनी है मॉक 2 और मॉक 3 भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि इनमें टॉपिक्स डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मॉक है, उसी के क्वेश्चन जो है वो टॉपिक के क्वेश्चन डिफरेंट है। वो थोड़ा उसके पीछे कुछ एल्गोरिदम हमने बना के खुद से तो पेपर बनाया है। आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। मॉक 1 में डिफरेंट, मॉक 2 में डिफरेंट और मॉक 3 में डिफरेंट। और मेरी पर्सनल असेसमेंट है, कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में। इन तीनों मॉक्स में अगर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो वो आसानी से आई कैप के पेपर में पास हो जाएगा। पर्सनल असेसमेंट मेरी ये है, बाकी कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों मॉक्स ज़रूर अटैम्प्ट करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप एक मॉक अटैम्प्ट कर सकते हैं तो मॉक 1 करना है, वो ज़्यादा अहम है। 2 कर सकते हैं तो मॉक 1 और मॉक 2 करने हैं, ये ज़्यादा अहम है। और फिर 3 कर सकते हैं तो क्या ही बात है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज के लेक्चर का। पहले मैं आपको स्कोप शेयर कर दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो, हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने कोई टेक्निकल कंसेप्ट की डिस्कशन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। पहले मुझे ये बताइए, क्या सिलेबस में सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए? कोई चैप्टर रह तो नहीं गया था क्लास में? कोई टॉपिक रह गया किसी एक चैप्टर में? चीज़ें सारी कंप्लीट थी। तो अब हम दोबारा, ये मतलब कोई एक तरह से रिवीजन क्लास नहीं है आपकी। हाँ, कुछ कंसेप्ट्स जो आएंगे उनकी हम रिवीजन करेंगे, लेकिन वो जाहिर है सिलेक्टेड कंसेप्ट्स होंगे जो कि पेपर में आ रहे होंगे। ये लेक्चर आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन के लिए नहीं है। इसका मकसद पास में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करना नहीं है। इसका मकसद है फ्यूचर में अब जो पेपर आपके सामने आएगा आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को मैक्सिमम कैपिटलाइज करने की कोशिश करनी है। तो ये फ्यूचर, इसका फोकस फ्यूचर है, यानी एग्जाम पेपर, पास नहीं है जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये, एग्जाम से कम एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले वाला जो दिन होता है ना, उस दिन आपने एग्जाम किट जरूर पढ़ के जानी है। एग्जाम किट पता है आपको क्या है? ठीक है, आपके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स हमने शेयर किए थे जब सेशन हमारा कंप्लीट हुआ था। एक था एग्जाम प्लान, एक था रिवीजन प्लान, और एक था हमारे रिवीजन किट के नाम से। रिवीजन प्लान के नाम से क्या चीज़ थी? हर चैप्टर के अंदर रिवीजन करते हुए कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव अहम है जिसको फोकस करना है, और कौन से वाले ऐसे क्वेश्चन हैं, मिनिमम क्वेश्चन जिनको प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम कंसेप्ट की इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी। वो चीज़ थी हमारी रिवीजन प्लान। फिर थी रिवीजन किट। रिवीजन किट क्या थी? हर चैप्टर के अंदर पास्ट पेपर में आई कि आपने जिन जिन कंसेप्ट को टेस्ट किया उन सब का मगज निकाल के हमने 1 या 2 सफ़ों में आपको समझा दिया था कि ये लीजिए, ये चैप्टर के 2 सफ़े सिर्फ रीड कर लें, इस चैप्टर की इंशाल्लाह इच्ची बिच्ची आपको समझ आ जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टेस्टिंग करता है और आपने कैसे उसको आंसर देना है। उसको हमने फिर एग्जामिनर कमेंट के साथ भी लिंक किया था। वो डॉक्यूमेंट याद है ना आपको? पढ़ी हुई है ना आपने? उससे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। आपने सिर्फ पढ़ लेना, कोई याद शाद करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कर लेनी आपकी, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद जब आपको टाइम मिले, अब वैसे तो मेरा ख्याल उसके बाद ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिले तो फिर अपनी मर्जी से जो करना चाहें कर सकते हैं। एट मिनिमम एग्जाम में जाने से पहले आपने उस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ये लाजमी है। डन। 1 दिन पहले पढ़े, 2 दिन पहले पढ़े, 3 दिन पहले पढ़े, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक दफ़ा उसको ज़रूर पढ़ना। तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया। उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली पेपर से रिलेट नहीं कर रही होती, इनडायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। क्या? नींद पूरी करनी है कम से कम 6 घंटे की। सारी रात पढ़ लेने से कोई आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होने का खतरा है एग्जाम में, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब नाश्ता करना है सुबह, तो कोई हैवी नाश्ता करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब पेट भरा होता है ना, मेरे अपने साथ वैसे आपने फील किया होगा, नींद आ जाती है फिर उसके बाद। तो ये ना हो कि सारी रात के जागे हुए हैं, सुबह पेट भर के नाश्ता किया और फिर
चलिए, हाँ नाश्ता करें नॉर्मल सा, नॉर्मल, हैवी नहीं, खाली पेट भी नहीं जाना और कोई हैवी नाश्ता, साथ में कोई छोटी मोटी कोई च्युइंगम वगैरह कोई इस तरह की कोई कैंडीज वगैरह साथ में लेके जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, ठीक है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई पाबंदी है, ऐसे ही वो ज़रा जब सोच रहे होते हैं ना थोड़ा सा माइंड को एनर्जी मिल जाती है। अब पेपर हमारे सामने आया, आपके सामने, आपको सबसे पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की ये पहली अटैम्प्ट होगी, ऐसा ही है ना। तो अगर आप इसको देखें, पेपर आई कैप का जो रिटन वाला होगा ये होगा, इससे पहले आपने वो पीआरसी के पेपर दिए होंगे, उनका स्टाइल डिफरेंट होता था, अटैम्प्ट करने का तरीकाकार भी डिफरेंट होता था, इसलिए ज़रा गौर से सुनेगा। रिटन पेपर आपको मिलेगा, इसमें 2 सेक्शंस होंगे आपके। अगर तो आपने सिर्फ मर्केंटाइल लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है, चंद एक इक्का दुक्का स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ मर्केंटाइल लॉ का सेक्शन अलग से मिलेगा, एमसीक्यूज अलग से उसके और क्वेश्चन अलग से। जिन्होंने कंपनी लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना उनको सिर्फ कंपनी लॉ का पेपर मिलेगा अलग से, एमसीक्यू और उसके। जिन्होंने ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जिन्होंने मोर देन 90% जिन्होंने दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहले सिर्फ मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ पेपर की शक्ल सूरत कैसे होगी। ये पेपर है, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, फिर उसके बाद सेक्शन, ये एमसीक्यूज आ गए, एमसीक्यूज के बाद नेक्स्ट आ गए हमारे पास क्वेश्चंस, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन आ गए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आगे चलते गए, फिर क्वेश्चन के बाद सेक्शन सी आया, ये भी क्वेश्चन है। फर्क क्या है, सेक्शन ए में एमसीक्यूज है मर्केंटाइल और कंपनी लॉ दोनों सेक्शन के, सेक्शन बी में क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ मर्केंटाइल लॉ के, सेक्शन सी में क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ के, 3 तरह के। अमूमी तौर पे पूरे कैफ में जो एक ट्रेंड है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एमसीक्यूज में परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उमूमी ट्रेंड बहुत अच्छी होती है, लगभग 80% के करीब एमसीक्यूज में। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, केस स्टडी में मिक्स होती है कंपैरेटिवली, ये अमूमी ट्रेंड चल रहा होता है। और इसमें भी केस स्टडी में भी वो टॉपिक जो स्टार्ट में पढ़े होते हैं बच्चों ने, यानी सेशन 4 महीनों का अगर हमारा होता है तो शुरू के 2 महीनों में जो टॉपिक पढ़े होते हैं उनमें परफॉर्मेंस गैस करें क्या होती है, अच्छी होती है, और आखिरी वाले 2 महीने में परफॉर्मेंस उम्मीद तौर पे पुअर होती है। इसकी वजह क्या वाला, नेचुरल रीजन है, क्योंकि स्टार्ट में जो आपने टॉपिक पढ़े ना उनके लिए आपके पास 4 महीने का टाइम है, 2 महीने तैयारी का भी, आगे 2 महीने रिवीजन का भी। लेकिन जो एंड में टॉपिक पढ़ते हैं ना उनके लिए आपके पास रिवीजन का टाइम कम होता है, तो ये नेचुरल है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना चलता है। इसीलिए हम ये कहते हैं, बच्चे जब कहते हैं ना रिवीजन कैसे की जाए, तो हम अमूमी तौर पर ये कहते हैं कि जी आखिरी वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो पहले रिवाइज करें, ताकि वो जो एक डेफिशिएंसी सी रह जाती है थोड़ी सी कम टाइम मिलने की वजह से वो पूरी हो जाए। तो बहरहाल ये आपके सामने पेपर का स्ट्रक्चर आ गया, आप बैठे होंगे, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन जो आंसर शीट है वो भी नहीं मिलेगी। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के टाइम को हम बोलते हैं रीडिंग टाइम। ये 15 मिनट का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप इसमें पेपर को पढ़ के प्लान कर लें कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट का अक्सर क्वेश्चन होता है पेपर, क्योंकि अब ये बेसिकली पेपर की टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लेक्चर बेस कर रहा है, तो क्वेश्चन होता है सर हम रीडिंग टाइम को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। मैं वही बता रहा हूँ। पहली चीज मुझे ये बताइए, भाई मैं परेशान हो गया पेपर देखते ही, 8 सफ़े, और सर इनको तो पढ़ते ही बहुत टाइम लग जाएगा, ये 15 मिनट में थोड़ी पढ़े जा सकेंगे, नहीं पढ़े जा सकेंगे। रीडिंग टाइम का असल मकसद रीडिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज, रीडिंग टाइम का असल मकसद रीडिंग नहीं है, प्लानिंग है। वो कैसे प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग भी क्या करनी है वो भी उसमें रीडिंग टाइम में रीडिंग भी करते हैं, लेकिन क्या मैं बताता हूँ। पहली चीज, 8 सफ़े देख के मैं परेशान हो गया एग्जाम में, हाथ पैर मेरे फूल जाने चाहिए कि नहीं, नहीं, मैं कहूँगा भाई 8 सफ़े हैं ये सारे, इसमें तो ज्यादातर पेजेस तो एमसीक्यूज के हैं, जो सिर्फ एक दफा पढ़ के टिक करना है, क्रॉस टिक 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 खत्म। अगर आप देखें तो इसमें आपको अंदाजा होगा जो 4 सफ़े ना, आधा पेपर 4 सफ़े, यही ना 4 ऑफ 8, पेज 4 ऑफ 8, आप खुद देख लें, आपके सामने पेपर है, 4 सफ़े तो सिर्फ एमसीक्यूज के हैं। तो पेपर जो है वो 4 सफ़ों पे, और फिर आई कि आपका फॉन्ट साइज भी बड़ा होता है और स्पेस होती है वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने पेजेस देखे परेशान नहीं होना, सिर्फ क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन होती है इसमें,
कोई ऑप्शन नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं पूरे सीए में, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। इसके रीजन क्या भला? रीजन बिल्कुल सिंपल है, जहां कहीं ऑप्शन होगी ना पूरी दुनिया में, देख लीजिए जिस पेपर में आप इंटरमीडिएट करके मैट्रिक करके आपको अंदाजा वहां पे ऑप्शन होती है, वहां पे फिर सिलेक्टिव स्टडी होती है। ऑप्शंस देना सिलेक्टिव स्टडी को इनकरेज करता है कि बच्चा चांस पे छोड़ देता है चैप्टर्स। आई कैप कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आई कैप क्या कर, सारे क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में कंपल्सरी होंगे। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, रंग बिरंगे पेन मारकर कोई इस्तेमाल नहीं करने। एक कुछ स्टूडेंट्स को शौक होता है असाइनमेंट में भी, हम ऐसे कहते तो आए हैं, लेकिन नीला, लाल, काला, इस तरह के मुख्तलिफ रंग के खूबसूरत नजर आएगा, मैट्रिक में नंबर शंबर भी मिल जाया करते थे। नहीं करना, सिर्फ एक पेन यूज करना। मैंने अपने सीए के सारे पेपर, हमारे ज़माने में रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन सारे पेन सिर्फ एक बॉल पॉइंट, मतलब एक टाइप का बॉल पॉइंट होता था, पियानो, उसके साथ की, सॉरी पियानो नहीं, पिकासो, वो क्लिक वाला, अभी भी शायद होता होगा, वो पियानो स्टूडेंट लाइफ में यूज़ किया था, सीए में आके पिकासो, सिर्फ उसके साथ सारे पेपर किए थे। कोई डिफरेंट कलर्स नहीं, कॉम्बिनेशन, कोई मार्कर शार्कर कुछ नहीं इस्तेमाल करना। क्या करना है? सिर्फ ब्लैक पेन, और ये भी बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है आपने। इंक वाले पेन तो खैर वो बहुत ही कम स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, बॉल, ठीक है। और जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना। जो पेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर देख ले, लिख ले, अगर GEL जेल लिखा हुआ है तो वो पेन इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? छोड़े इसको, आई कैप ने बोला नहीं करना तो नहीं करना। बात समझ आ गई? एक पेन सिर्फ एक कलर, कौन सा? ब्लैक। ब्लैक कलर के ही 2-3 पेन ले जाए जी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम बच जाता है तो हम उस अपने पेपर को प्रेजेंट, राइस वाला वो भी थोड़ा सा मैटर कर रहा होता है, अगर हम मार्कर से कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहें, जैसे डेट आ जाए, मार्कर से कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहे, कोई फायदा नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं, लेकिन वो मार्कर भी ब्लैक होना चाहिए। और कोशिश करें मार्कर से हाईलाइट, अगर अंडरलाइन करना है तो उसी पेन से कर लें। मार्कर से हाईलाइट करते हैं आपको कुछ चीज़ों का आपको अंदाजा नहीं होता। मैं ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि वक्त आप लोगों का बहुत कीमती है। मैं चाह रहा हूँ 1.5 घंटे के लगभग जो टाइम में लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, जो चीज़ मैंने समझानी है आपको समझा दूँ। जब आप मार्कर, पेन की बजाय मार्कर इस्तेमाल करेंगे, पेन को साइड पे रखना है, मार्कर को उठाना है, मार्कर को ओपन करना है, अंडरलाइन करना है, बंद करके वापस रखना है, फिर पेन उठाना है। आप कहेंगे सर इसमें देर कितनी लगती है? 1 दफ़ा करना हो, 2 दफ़ा करना हो, 5 दफ़ा करना हो, कोई देर नहीं लगेगी ज़्यादा। जब 20 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी होगी ना, फिर 5-6 मिनट लग जाते हैं। एग्जाम का 1-1 मिनट आपके लिए कीमती होता है, ठीक है जी। आपने कोशिश करें, मेरे में एक बड़ी अच्छी आदत थी, मैं स्टूडेंट लाइफ में अपना टाइम ज़ाया नहीं करता था, ज़ाया नहीं करता। हाँ, कुछ एक्टिविटीज़ थी, दोस्तों के साथ कभी निकल जाना, गेम शेम खेलना, ये वो, लेकिन हर रोज़ मुझे पता होता था मैंने पढ़ना भी है। 4-5 महीने मेहनत करके जिस दिन पेपर होता ना, उस दिन मैं 1.5 घंटा पहले सेंटर में पहुंचता था। किस लिए? पेपर देने की मुझे जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था 6 महीनों में ये एक दिन है जिसमें मैंने दूसरों की शक्लें देख के खुश होना। वहाँ पे लोग परेशान होते थे और उनको देख देख के खुश होता था, हाँ मैंने मेहनत की। हालांकि मेरी भी तैयारी कोई परफेक्ट नहीं होती थी, ठीक है। तो कोशिश करें आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो भी पहले 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, वो एंजॉयमेंट करने का टाइम होता है। और अगर नहीं तो कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना जरूरी है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पेपर से कम आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंचना जरूरी है। एनवायरनमेंट के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले वो खोल देते हैं दरवाजे जो भी होते हैं, बिठाना शुरू कर देते हैं पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले। 10 मिनट पहले आपको अपनी सीट पे होना चाहिए, ये जरूरी है। एडजस्टमेंट फैक्टर होता है एक, आपको उस माहौल के साथ ना कंफर्टेबल होना होता है, उसमें 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो कोशिश करें 10 मिनट पहले आप अपनी सीट पे बैठे हो। चलिए, अच्छा बात कहाँ पे चल रही थी? हाँ, पेपर नंबर ऑफ पेजेस की तादाद से नहीं परेशान होना, क्वेश्चन देखने हैं। पेजेस नहीं देखने 8, क्या देखना है? क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन एमसीक्यू वही 400 रुपया, आधा पेज सब पेपर तो वही ले जाता है। ब्लैक पेन से फिर क्या कह रहा है? यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है? यूज द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक स्टूडेंट, रियल केस आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट आया, कहने लगा सर मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा पेपर हुआ, क्वेश्चन मुझे 15 में से 12 आते थे, वो जिस पेपर की बात कर रहा हूं। सर मैंने बहुत अच्छा पेपर किया, बिल्कुल ठीक है, एमसीक्यूज 15 में से 12 नंबर पक्के हैं, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा वो क्या? कहता सर मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो टिक लगाए हैं ना एमसीक्यूज, तो उसके बाद इन्विजिलेटर ने आंसर शीट तो मेरे से ले लिया है, क्वेश्चन पेपर तो लिया ही नहीं, वो तो मेरे पास पड़ा है, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी ऑप्शंस को टिक किया? मैंने कहा भाई उसे अब कभी भी नहीं पता चल सकेगा। क्यों नहीं पता चल सकेगा? क्योंकि जो टिक करना था, ये असल वाकया, हकीकी वाकया, कहानी नहीं सुना रहा,
जो टिक करना था किधर करना था, आंसर शीट पे, क्वेश्चन पेपर पे तो करना ही नहीं था। अच्छा जरा गैस करें उस स्टूडेंट को क्यों ये गलत परसेप्शन फील हुई होगी कि इसे क्वेश्चन पेपर भी करना है। नहीं, पहली चीज ये कि शायद उसने वीकली टाइप मॉक वगैरह नहीं दिए होंगे, वरना मॉक वगैरह से पता चला। बड़ी रीजन पता क्या होती है कि क्योंकि ये कैफ की पहली अटेम्प्ट होती है, सबसे पहले पीआरसी में क्वेश्चन के ऊपर ही टिक लगाने होते हैं, और यार स्क्रीन आती है उसके ऊपर टिक लगाने, इसी तरह होता है ना पेपर, टिक लगाने होते हैं। उससे उससे ये आदत डेवलप हो गई। पीआरसी में तो सारे पेपर ऐसे होते थे, कैफ की भी पहली अटेम्प्ट है, इसमें भी एमसीक्यूज है, इसमें भी शायद इसके ऊपर टिक लगाने होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे अहम चीज देखिए, एमसीक्यूज नेचुरल है, कोई 2-3 एमसीक्यूज, 2-4 ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको नहीं मुश्किल होंगे, 2-4 ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होंगे, 5-6 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये नेचुरल है हर में कैसा। मैं चूंकि वो टेक्निकल कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा कि इस एमसीक्यूज को ऐसे करना है, मैं ओवरऑल जो बड़े इश्यूज हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो बड़ा इशू क्या है, एमसीक्यूज को आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना, आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना है। आंसर शीट में पहले तरीकाकार कुछ और होता था, अब क्या तरीकाकार मैं थोड़ा सा आपके सामने बता दूं। अब आई कैप आपको देता है बबल शीट। बबल शीट का एक आई कैप वाला फॉर्मेट तो हमारे पास नहीं है, मिलता जुलता फॉर्मेट, वैसे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, मेरा ख्याल है मैट्रिक में इंटरमीडिएट में आपने बबल शीट के ऊपर ही एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट किए होंगे, ये उसी स्टाइल में है। आपको इस तरह की कोई बबल शीट मिलेगी, आई कैप वाली नहीं है, आई कैप वाली नहीं, आई कैप में उर्दू थोड़ी होती, आई कैप पेपर उर्दू में नहीं लेता, ठीक है। हाँ, इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है ना, वो पेपर उसके ऑप्शन देती है अपने बच्चों को, इंग्लिश में देने इंग्लिश में दे दें, हिंदी में देना है तो हिंदी में, और ये बहुत अच्छी बात है उनकी, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में कंसेप्ट आसानी से समझने समझाने आसान होते हैं। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है, हमारे ऊपर तो छोड़े, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो ये बबल शीट है, पहले पेज पे, आंसर शीट के पहले पेज पे आप देखेंगे बबल शीट बनी होगी, उसमें 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको क्या करना होगा, फिल करना होगा जैसे करते हैं। क्लियर होगी ये बात, एमसीक्यूज डन। हाँ, एमसीक्यूज में अब सुन लीजिए, ये साथ साथ नोट करते जाए, बबल शीट, एमसीक्यूज बबल शीट पे करने हैं, ये अहम चीजें नोट करते जाएं। उसके बाद करा सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, देखिए नंबर इसके हैं एमसीक्यूज के टोटल मिले मिला के 20 हैं, 10 नंबर के होते हैं मर्केंटाइल लॉ में से और 10 नंबर के होते हैं कंपनी लॉ में से। लेकिन एमसीक्यूज की तादाद 20 नहीं होगी, नंबर 20 है, एमसीक्यूज 20 नहीं है, 16 है। क्यों भला, कुछ एमसीक्यू 1.5 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे। जो छोटे कंटेंट वाले होंगे, इजी वाले होंगे, उनको आई कैप 1 नंबर देगा, जो थोड़े मॉडरेट होंगे उनको 1.5 नंबर देगा, जो थोड़े लेंथी होंगे एमसीक्यूज उनको आई कैप 2 नंबर देगा। जिस चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है वो सुन लें, जिस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है वो सुन लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि कितनी ऑप्शंस करेक्ट है, उनमें एक ऑप्शन करेक्ट होगी, अनलेस के वो प्लूरल का वर्ड यूज करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज लिखा है कि आर लिखा है, इज लिखा है, एक ऑप्शन ठीक होगी। इसको पढ़े, क्या लिखा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्या कहना चाह, क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे 2 ऑप्शन होंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, जहां पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होता है वहां पे 2 कर देते हैं, सही के साथ गलत भी सिलेक्ट कर दी, कितने नंबर मिलेंगे, 0। क्योंकि अगर सही के साथ गलत भी सिलेक्ट कर देते 1 नंबर मिलता होता तो मैं आपको कहता भाई एमसीक्यूज को छोड़ो, हर ऑप्शन के चारों टिक कर दो, चारों बबल कर दो, क्योंकि सही वाले का नंबर मिल जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होता, सही के साथ एक गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने, सारा क्वेश्चन फारेगा। इसलिए ध्यान से देखना है कहां पे 2 लिखा हुआ है, जहां पे 2 लिखा होगा वहां पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। एक करेंगे तो शायद आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत करेंगे कोई नंबर नहीं करेगा। इसमें एक ऑप्शन सही है, सही को सेलेक्ट करेंगे पूरा नंबर, गलत को सेलेक्ट करेंगे 0 नंबर। इसमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, एक सही सेलेक्ट की तो आधा नंबर, या जितने, हाँ आधा नंबर, दोनों सही सेलेक्ट की पूरा नंबर, एक सही एक गलत सेलेक्ट की आधा नंबर।
सॉरी, एक सही सेलेक्ट किया आधा नंबर, एक सही के साथ एक गलत सेलेक्ट कर ली 0 नंबर। बस समझ रहे हैं? इन शॉर्ट, जिसके साथ ट्रू लिखा है वहां पे 2 ऑप्शन सही हैं, जिसके साथ ट्रू नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक ऑप्शन सही है। ये डिसाइड कर लेना है कि आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि 2 करेंगे। एग्जामिनर कमेंट में सबसे ज्यादा उसने प्रॉब्लम इसी पॉइंट में, एमसीक्यूज में इसी पॉइंट में रेज किया है। क्लियर? एमसीक्यूज निबट गए। एमसीक्यूज में क्या बताया आपको? बबल शीट पे करना है, उसको रीड करना है कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कोई एमसीक्यूज अगर आपने पढ़ा कोई डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर ले, साथों साथ वो भी डिस्कस कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या लेक्चर कैड में मुझे बता दीजिएगा, लेक्चर कैड में मैं डिस्कस कर लूंगा। अब आगे चलते हैं, एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपके ख्याल में अमूमी तौर पे जो ट्रेंड है ना हमारा, वैसे ये आपने मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ा, ऐसा ही है, कंपनी लॉ भी पढ़ा। आपके ख्याल में अमूमी स्टूडेंट्स का कौन सा वाला एरिया स्ट्रांग होता होगा? मर्केंटाइल, क्योंकि वो अमूमी तौर पे पहले पढ़ाया जाता है कंपनी लॉ में। अगर कंपनी लॉ पहले पढ़ा दे तो फिर मर्केंटाइल, और हमारे जो ट्रेंड है वो अमूमी तौर पे ये है कि पहले मर्केंटाइल लॉ फिर उसके बाद कंपनी लॉ, क्योंकि मर्केंटाइल लॉ जो है वो बेसिक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पे बेस कर रहा है, कंपनी लॉ जो है वो एडवांस है। तो परफॉर्मेंस आपके ख्याल में किसकी वीक होगी? कंपनी लॉ। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करवा रहा हूँ आई कैप की। आई कैप, आप पेपर के स्टैटिस्टिक्स तो आपके साथ शेयर होते हैं ना, पूरे पेपर में कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं। आई कैप ये पेपर वाइज भी स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करता है, क्वेश्चन पेपर वाइज। इसमें से मुझे पहले ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वाला हो गया, मर्केंटाइल लॉ वाले कितने क्वेश्चंस हैं? वो है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और 6 से 10 तक हैं कंपनी लॉ के। ये जरा देखिएगा स्टैटिस्टिक्स, ये स्प्रिंग 26 के स्टैटिस्टिक्स हैं। आई कैप ने पासिंग परसेंटेज ओवरऑल भी बताई है, इसका मतलब है पिछली टर्म में जो पासिंग परसेंटेज 33% थी। क्वेश्चन नंबर 1 46 एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन था। आपको जाहिर लग रहा होगा ये परफॉर्मेंस अच्छी है, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एमसीक्यूज अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। अच्छा, इसमें मसला कंसेप्ट्स का नहीं था बच्चों का, मसला यही था कि जहाँ पे एक टिक लगा, कहाँ पे एक टिक, कहाँ पे 2 टिक, ये स्टूडेंट इसको जज नहीं कर पाए। जहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी वहाँ पे भी जल्दी जल्दी में एक करते, तो 46% लो। फिर देखिए 2 से लेके 5 तक ये कौन से वाले एरियाज थे? मर्केंटाइल। नंबर आपको कोई मैसेज शो करवा रहे हैं क्या? क्या बड़ा मैसेज क्या है कि अमूमी तौर पे जो मर्केंटाइल लॉ वाला पोर्शन होता है उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो कंपनी लॉ वाला पोर्शन है परफॉर्मेंस। इसमें अब मैं कुछ मुनासिब नहीं लगता कुछ चीज़ें बताना, लेकिन हल्का सा मैं आपको कोशिश करूंगा कि इंडिपेंडेंट रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए, शायद हो ना पाऊँ। इसकी एक रीज़न बता दूं, जब दोनों चैप्टर्स अलग, जो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे ना, बीला और सीला, बीला निस्बतन आसान है, इसमें जो नंबर ऑफ टीचर्स की तादाद थी ज़्यादा थी, ये साल पहले की बात बता रहा हूँ। सीला एडवांस है, जैसे मैंने बताया, इसमें नंबर ऑफ टीचर्स की तादाद जो पढ़ाते थे वो कम थी। जब कंबाइन हुआ तो जो सिर्फ बीला पढ़ाते थे उनके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन थे, क्या? यहाँ तो छोड़ दे सब, यहाँ सीला भी पढ़ाना। आपके ख्याल में क्या सिलेक्ट किया होगा? आगे आप खुद समझदार हैं। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है, रीजन कुछ और भी है। वो क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट फर्स्ट हाफ में जो पढ़ा होता है उसकी तैयारी अच्छी करते हैं, सेकंड हाफ में नेचुरल है, इसमें स्टूडेंट का भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि जाहिर है मिलने 2 में जिस चीज़ की तैयारी के 4 महीने मिलेंगे वो अच्छी तैयार होगी, जिसकी तैयारी के 2 महीने मिलने हैं उसमें थोड़ा कमी बेशी रह जाएगी। लेकिन इस नंबर को आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद क्या है? अभी जो आपने रिवीजन करनी है ना, जो रिवीजन प्लान मैंने आप रिवीजन किट शेयर की है, उसमें आपने कंपनी लॉ वाले पोर्शन को कोशिश करें 2 से 3 दफ़ा पढ़ने। एक दफ़ा तो मस्ट बोला है ना आपको पढ़ना। अभी से रिवीजन फेज में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये तैयार है आपका, ये आपको वैसे ही लग रहा होगा कि पता नहीं ये मैं भूलना चाहूँ, ये भूल जाता हूँ, ये चीज़ें से निकल जाती है वगैरह वगैरह, ये आपका तैयार है। इसमें आपने
थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करनी है, पक्का करने की कोशिश करनी है। हाँ, इन दिनों में अगर कोई चैप्टर या टॉपिक आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ ना, उसको छोड़ दें, लेकिन सीला के जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उनको कोशिश करें ज़रा एमला की निस्बत ज़्यादा रिवाइज करें। अगर आप रोज़ का इन दिनों में 2 घंटे इसको दे रहे हैं मर्केंटाइल लॉ को, तो सीला को 3-3.5 घंटे दें डेली। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ उमूमी तौर पे सीला मुश्किल है कंपैरेटिवली, ये रीज़न भी है, और स्टूडेंट के पास टाइम भी थोड़ा कम मिलता है। अब इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, इस डेफिशिएंसी को रिवीजन इन दिनों के अंदर कंपनी लॉ की रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्रीड? आगे जो भी 3-4 दिन है, और रिवीजन करने में कोशिश करें, किताब से रिवीजन करेंगे ना वो भी ठीक है, वो करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जो रिवीजन किट हमने दी है उसमें से रिवीजन कर लें, इंशाल्लाह कम वक्त में आपकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, स्टार्ट में मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन वो जहन में निकल गई। मैं आपको आज के लेक्चर में जितनी भी बातें बताऊंगा उन सब का दर्जा सिर्फ सजेशंस का है, आपके लिए हरगिज उन बातों को मानना लाजमी नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स की रिवीजन करने की एक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी अप्रोच होती है। अगर आप उस अप्रोच के साथ कंफर्टेबल है, वो आपको फ़ायदा दे रही है, तो याद रखिए आपकी वाली अप्रोच मेरी अप्रोच से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि टीचर ने जो अप्रोच बतानी है वो एवरी स्टूडेंट को सामने रख के बतानी है, जबकि आपने जो अप्रोच आज तक अगर डेवलप की हुई है और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो वो आपके अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक है, वो कस्टमाइज्ड है, तो वो बेहतर है। अगर कहीं पे आपको लगे कि मैंने कोई चीज़ बताई और आप उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आपने अपनी वाली चीज़ को फॉलो कर दें, मेरे वाली चीज़ को छोड़ दें। हाँ, अगर लगे कि लेक्चर में ये सर ने कोई नई चीज़ बताई है या ये चीज़ ऐसी है जो अच्छी है, उसको फॉलो कर लें। तो ये लाजमी नहीं है, जो भी बातें मैं बताऊंगा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सजेशन की हद तक है। चलिए जी, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, हाँ, ये एंड में क्वेश्चन पूछेगा, आप किस क्वेश्चन का आंसर एंड में करूंगा। अच्छा, आप चलिए एमसीक्यूज कैसे हैंडल करने हैं ये पता चल गया। आप सुन लें, सीक्वेंस सुन लें। पेपर मेरे सामने आया, 3.25 घंटे का टाइम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे मैं भी इसी प्रोफेशन में रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या सजेशन चलती हैं, क्या नहीं चलती। हर एक की अपनी अप्रोच है, कोई अप्रोच गलत नहीं है, अपना अपना तरीकाकार है, डिफरेंट सजेशन है। मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। आपने जब रीडिंग टाइम आएगा एमसीक्यूज की तरफ नहीं जाना, आपने एमसीक्यूज को स्किप करके जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है इस सेक्शन की तरफ जाना है। हालांकि मुझे भी पता है आपको नॉर्मल एडवाइस यही मिलेगी अपने दोस्तों दूसरे, सबसे पहले एमसीक्यूज पक्के कर लो, मुझे पता है, लेकिन आपने नहीं। मैं इसकी रीज़न भी बताता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले करना है आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ, और इसमें भी क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए क्या कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डिस्क्राइब द मेन मेथड्स ऑफ कंट्रोल। इसमें जो अहम चीज क्या है जिससे आपको पता चल रहा है, आपको याद है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे, मैं आपसे पूछा करता था रिक्वायरमेंट देकर बताओ कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ पे मुझे बताइए किस लफ्ज से पता चला कौन सा चैप्टर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसको अंडरलाइन करना है और एंड पे जाके नंबर 2 लिख देना, यहाँ पे चैप्टर नंबर लिख देना। चैप्टर नंबर ना भी लिखे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाजमी अंडरलाइन कर देना है या डब्बा शब्बा बना देना है। अच्छा, एक चीज और सुन लें, एग्जामिनर अमूमी तौर पे अंडरलाइनिंग करेंगे, टिक करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको एग्जामिनर माइंड नहीं करता, लेकिन आपने पूरे का पूरा सोल्यूशन लिखना शुरू नहीं कर देना। एक आधा लफ्ज लिख ले कहीं पे, एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा लिखने को, जो इन्विजिलेटर होता है इन्विजिलेटर माइंड नहीं करेगा। अंडरलाइन करें, टिक करें, क्रॉस करें, डब्बा बनाएं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, एमसीक्यूज में टिक नहीं करने, एमसीक्यूज में ना हल्का सा निशान लगाना है। क्यों भला? उसमें फिर चांस है कि ये ना आप सारा सॉल्व करके साथ वाले को दे दें। हालांकि इसमें भी ऐसे होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है जो बहुत अच्छी हैं। वहाँ पे क्या होता है, पेपर के ऊपर मेंशन कर देते हैं नंबर कि भैया ये वाला पेपर हमने इस स्टूडेंट को दिया। जैसे आंसर शीट का आपको अटैचमेंट होती है ना, रोल नंबर के साथ आंसर शीट का नंबर लिंक कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर का भी लिंक कर देते हैं। वह जो मर्जी करते रहो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। मैं अगर कोई अहम चीज़ मेरे जहन में ये थोड़ी देर बाद मुझे रिस्क है कि भूल ना जाऊँ, मैं पेपर के ऊपर लिख लूँ। इन्विजिलेटर आके वो पुरानी सोच है, वो कहते हैं नकल लगाने के लिए लिखा होगा। उनको भाई नकल यहाँ नहीं होती, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा नकल लगाई सीए में मैंने,
नकल किस तरह गए, आगे बंदा बैठा हुआ था, मुझे आज तक याद है मॉड्यूल डी का पेपर था, लॉ का पेपर था, वो था भी लॉ का, वो दिनों का मसला होता था, दिनों की प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना वो हमारे ज़माने में भी होती थी। तो डिविडेंड का उस वक्त पेमेंट पीरियड था, अब तो 10 वर्किंग डेज है ना, उस वक्त था अनलिस्टेड के लिए था गालबन 30 डेज और लिस्टेड के लिए 45 डेज, ज़्यादा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये जैज़ कैश, इजी पैसा, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट ये नहीं होती थी, तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता था। मुझे भूल गया कि किसके लिए 30 है, किसके लिए 45 डेज है, वो आगे वाले से पूछा मैंने, सुन बैठा था, उसने मुझे बताया, मैं बड़ा खुश हुआ, बता दिया, लिख दिया, घर आके देखा गलत बताया था। वो दिन आज का दिन मैंने किसी सीए में ऐसे होता है, उसमें कोई चीटिंग का इतना चांस नहीं होता। अगर लेकिन अगर है भी रिस्क, ठीक है, आप अपने कंट्रोल लगाएं, बच्चे को तो डिस्टर्ब ना करें, बहरहाल चल रहा है सो चल रहा है, मेरा छोड़े इसको, मतलब बात कहीं से कहीं निकल जाती है। और डेलीगेटेड सवाल आ गया, तो आपने साथ में चैप्टर नंबर लिख ले, नहीं लिखना तो कम से कम इसको अंडरलाइन करके सर्कल कर रहे, पता चल जाए किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एमसीक्यूज को जब उसकी तरफ जाएंगे ना, तो आपने हाईलाइट जब करना है अगर, तो सिर्फ हल्का सा टिक लगाना कि ये वाली ऑप्शन करेक्ट है, ये हल्का सा टिक या डॉट लगाना है, क्लियर नहीं कि उसे ये ना पता चले न्यूज़लेटर को कि हमने क्लियरली टिक किया, विजिबल ना हो क्लियरली। अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्सप्लेन व्हेन ए पर्सन मे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना, आगे चैप्टर नंबर याद है तो टिक कर ले, नहीं याद गोली मारे, चैप्टर नंबर लाजमी नहीं है, वो सिर्फ अपने आपको लिंक करने के लिए है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 यही काम करना है, बताइए इसमें कौन से अल्फाज सबसे अहम है जो आपको ये बता रहे हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल को अंडरलाइन कर लें। डिफरेंशिएट बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट, किसको अंडरलाइन करेंगे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। केस स्टडी आएगी, केस स्टडी नहीं पढ़नी, शाबाश, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 discuss the legal rights of ITS and evaluate the validity of arguments raised by Rahman's family and। अब इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि वो कह रहा है भैया पता नहीं क्या आर्गुमेंट्स दिया उन्होंने, आर्गुमेंट्स क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंडरलाइन कर दे बस। मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता चल गया चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक का है, लेकिन एग्जैक्टली किसका है ये मुझे छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंडरलाइन कर लें। पार्ट बी की तरफ चले। Discuss the rights and liabilities of Haris against Bilal, Saeed and Fahad. Also discuss whether Haris is entitled to recover rupees 15 million from Dania. Again इससे भी चैप्टर की समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं हो रही। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंडरलाइन करें, आगे चले। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, पार्टनरशिप एक्ट, वैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ मोइज रिस्पांस एंड एडवाइज ऑन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम TGC। अगेन फैक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं क्लियर मुझे चैप्टर कौन सा है, पार्टनरशिप पता चल गया, अंडरलाइन कर लें। बी में अंडर द पार्टनरशिप एक्ट वैल्यूएट नुमान्स कंटेंशन एंड डिटेंशन, डिटरमिन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोइज, अगेन पार्टनरशिप को अंडरलाइन करना है। वेदर अहमद इज ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक ईच ऑफ द एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ CTD, ठीक है, ये पार्टनरशिप को अंडरलाइन कर लें, और वेदर अहमद इज ऑथोराइज्ड इसको अंडरलाइन कर, इससे लग रहा है कि शायद कोई इंप्लॉयड अथॉरिटी वाला कंसेप्ट होगा, हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हल्का सा साथ में इंप्लॉयड अथॉरिटी लिख ले आप, या वो चैप्टर नंबर लिख लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 इसको पढ़ें। लाइसेंस ऑफ कंपनी फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, बस इधर ही पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट अंडरलाइन कर लें। अंडर द कंपनी डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, इसके साथ अब रेवोकेशन को भी अंडरलाइन कर लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस नॉट फॉर प्रॉफिट में कौन से वाला टॉपिक टेस्ट कर रहा है। बी में अंडर द कंपनीज एक्ट, अब ये सारे कंपनीज एक्ट ही होंगे सी इस सेक्शन सी में। लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी मे बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, डायरेक्टर को अंडरलाइन कर लें, कौन सा वाला टॉपिक है भला, एक्सेप्शंस वाला, एक्सेप्शंस ऑफ, ठीक है, डायरेक्टर वाला, यहाँ पे डायरेक्टर को अंडरलाइन करके हल्का सा लिख लें, एक्सेप्शंस ऑफ डायरेक्टर, यहाँ तो चैप्टर नंबर लिख लें, नहीं तो हल्का सा लिख लें एक्सेप्शंस ऑफ डायरेक्टर। फिर क्वेश्चन 7 पे आए, डिस्कस द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ ABL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आउटलाइन स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट, क्या करना है, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कौन से वाले अल्फाज जो आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लें, फिर इसके साथ प्रिपरेशन और अप्रूवल को भी अंडरलाइन करें कि ताकि पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन से वाला
पूछ रहा है, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल, डन। Under the company explain the requirements that must be complied with for holding AGM on extended date. Evaluate session made by Zafar Ahmed. बताइए कौन से वाला टॉप, कौन से वाले अल्फाज अंडरलाइन करने हैं? AGM और एक्सटेंशन। फिर क्वेश्चन 8, steps required to be taken by in order to engage in the proposed business. proposed business लगता है कोई चेंज इन बिजनेस वाली बात कर रहा है। प्रपोज्ड बिजनेस को अंडरलाइन करना है। अंडर द कंपनी, फिर पार्ट बी में चले, डिस्कस फैक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन द EOGM एंड इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग। ठीक है, बताना है कि EOGM का क्वेश्चन है और वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन है। वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन को अंडरलाइन करें और EOGM को अंडरलाइन करें। Question 9, manner in which the rights of shareholder of a company may be varied, variation in shareholders right। राइट्स को अंडरलाइन कर ले और नीचे लिख ले वेरिएड को भी अंडरलाइन कर ले, पता चल जाएगा वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट का क्वेश्चन है। डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, किसको अंडरलाइन करना है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन को अंडरलाइन करना है। इससे पता चलेगा कौन से वाला चैप्टर है, कौन से वाला टॉपिक है। 10, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बाय बारोअर इन द इवेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ ए बैंक। कौन से अल्फाज अंडरलाइन करने हैं? अभी नहीं, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। अभी मैं कंसेप्ट की तरफ नहीं जा रहा, अभी मैं बड़े लेवल पे आपकी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में कौन से अल्फाज अहम हैं जिनसे पता चल रहा हो कि कौन सा वाला चैप्टर है जिसमें चार्जेस नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, इसको अंडरलाइन करें। क्वेश्चन 10 में आइए, requirement and pay under the companies act must specify all conditions that must be satisfied by WRL before it can grant the proposed financial assistance to CBL। एक कंपनी दूसरी कंपनी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ये कंसेप्ट कहाँ डिस्कस हुआ है? कहाँ डिस्कस हुआ है? रिलेटेड पार्टी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाले, शाबाश, इधर लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी या रिलेटेड पार्टी / रिलेटेड पार्टी। क्लियर? अब सुनिए, ये पिछले 15 मिनट में जो मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ाई, इससे आपको लगभग आधे क्वेश्चन यानी जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन थे उनमें तकरीबन सब में और इक्का दुक्का केस स्टडी में भी ये पता चल गया कि ये किस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। ऐसा ही है, यही प्रैक्टिस कराइए ना आपको। हाँ, केस स्टडी में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें आपको पता नहीं चला क्योंकि उसने कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी रखी थी जिसको क्वेश्चन को पढ़े बगैर आप पता नहीं चल सकते। अगला सवाल, ये मैंने क्यों एक्सरसाइज करवाई? रीडिंग टाइम में तो बच्चे सारे एमसीक्यूज करते हैं। देखिए, अगर एमसीक्यूज करते हैं ना आप, सारे एमसीक्यूज भी ठीक हो जाते ना, तो आप रीडिंग टाइम में 15 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट किया होता और उसके बाद आपका दिल धक धक कर रहा होता, पता नहीं आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, पता नहीं आगे कौन सा टॉपिक है। परेशानी होती है ना, ये अनसर्टेनिटी होती है ना, तो एक फियर फैक्टर होता है, फियर फैक्टर रहता। अब आपका वो फियर फैक्टर रिमूव हो गया। कैसे? आपको पता चल गया है कि किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है। अब इसकी रीजन सुन लीजिए, मैंने क्यों आपको ये करवाया। दो रीजन। अब कुछ एग्जांपल ऐसी होती है मुनासिब नहीं है, लेकिन सिर्फ मकसद अच्छा, इसलिए एग्जांपल को यूज कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो टीवी देखते थे, उसमें कंपटीशन, आजकल भी कंपटीशन होता है, कोई ना कोई क्लिप दिखा के ना किसी को, शायद मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया है, पूछा करते थे कि बताइए इस क्लिप के बारे में कोई सवाल पूछते थे। जैसे किसी इमारत के बारे में दिखा देंगे, पूछेंगे ये कौन सी इमारत है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। उसमें मुझे आज तक याद है, बाकी चीज़ें मुझे भूल गई, सिर्फ एक चीज़ याद रहा है। उसमें कोई एक गाना था, गाना सॉन्ग सुनाया उन्होंने, कोई मेरा ख्याल है 30 सेकेंड का। अच्छा, अब सॉन्ग के अंदर वो आपको पता है, वो जो गाने वाले होते हैं वो लेके कभी एक बंदा आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वो नाच गा, जो भी एक गाने वो चल रहा था टीवी के ऊपर। अब वो जो देख रहा है ना, उसे पता है कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो वो नोट कर रहा था, अच्छा कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, किस किस के हाथ में कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सवाल पूछ सकता था, सारी चीज़ें पूछ रहा। जब क्लिप खत्म हो गया तो सवाल उसने ये पूछा, इस गाने में ये लफ्ज कितनी दफा बोला गया? नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका? इसी क्वेश्चन, अगर यही होता, रिक्वायरमेंट पहले बता दी जाती
कि भैया आपके सामने गाना चलने लगा है, इसमें आपने पता नहीं लफ्ज कितनी दफा बताइए, क्या फिर वो सही बता देता? क्यों बता देता सही? फोकस उस चीज पे हो जाता है। इररेलेवेंट चीजें बंदा अलग कर, हमारा माइंड जो है ना इररेलेवेंट चीजें अलग कर देता है। मैं अगर कोई चीज आपके सामने पिक्चर डिस्प्ले करके आपसे कहूंगा मुझे बताओ इसमें एक चीज ये कितनी जगह, ग्लास कितनी जगह पड़ा है, रेड कलर कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, आप फौरन काउंट करके मुझे बता दें, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उसी चीज के ऊपर होगा। केस स्टडी के अंदर भी जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, ये सूल याद रखिएगा, आपको रिक्वायरमेंट का अगर नहीं पता तो आप केस स्टडी पढ़ते हुए, कंपनीज एक्ट की केस स्टडी भाई किसी भी चैप्टर में से हो सकती है, चैप्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, आपको पता है कंपनी हर केस में आती है, डायरेक्टर लगभग हर केस में आता है, शेयर होल्डर का अक्सर जिक्र होता है, कोई भी हो सकता है। आपका माइंड जो है वो जनरल प्रोसेसिंग कर रहा होगा, ब्लाइंड प्रोसेसिंग कर रहा होगा इंफॉर्मेशन की, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट का पहले पता होगा ना, आपका माइंड फोकस हो जाएगा, वो रेलिवेंट उस चैप्टर के लिहाज से, उस कंसेप्ट के लिहाज से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको फोकस करेगा, प्रोसेस करेगा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अलग कर देगा। ये बात समझ आ रही है? तो किसी भी केस स्टडी को पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना जरूरी है। जब हमने ये रिक्वायरमेंट सारी पढ़ ली ना, तो हमें पता चल गया पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं। अब हमारा माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे जो चैप्टर या टॉपिक टेस्ट नहीं हुए उनको बैक एंड पे करता रहेगा, और जो टेस्ट हुए उनको फ्रंट एंड पे ले आएगा। ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारा माइंड बैक एंड पे काम कर रहा होता है। सबकॉन्शियस लेवल आपने सुना होगा, कभी आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि भाई क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया, पहले नजर देखा नहीं आया इसका जवाब, दूसरा क्वेश्चन करना शुरू हो गया, आगे तीसरे चौथे क्वेश्चन पे जाके एकदम से क्लिक हुआ, वो पहला क्वेश्चन याद आ गया, इसका आंसर ये था। ऐसे होता है ना? वो क्यों होता है भाई? क्वेश्चन तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर रहे थे, पहले वाले का आंसर जहन में कैसे आ गया, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आपका कॉन्शियस लेवल नहीं सोच रहा था, सब कॉन्शियस लेवल सोच रहा था। इसीलिए मैं ये चाहता हूं इस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा, 15 मिनट की रीडिंग के अंदर एमसीक्यूज को नहीं पढ़ा हमने, बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ा। इससे फायदा क्या हुआ? नंबर 1, 15 नंबर की बजाय 85 नंबर का पेपर हमने एनालाइज कर लिया, पहला फायदा। दूसरा फायदा हमें पता चल गया कौन कौन से चैप्टर कंसेप्ट उसने टेस्ट किया है, हमारा माइंड उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देगा। उसका नहीं भी पता चला वो दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पता चल जाएगा। ज्यादातर का पता चल गया, मोर आधे से ज्यादा पेपर आपका नॉकआउट हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्स्ट करे कोई ऐसा है जो आपको अभी फिलहाल चीजें समझ में नहीं भी आई, तो आपके पास 3 घंटे आपका माइंड उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता रहेगा। आगे चल के आपको 1-2 क्वेश्चन मजीद चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी, हर क्वेश्चन के बारे में चीजें कुछ, ठीक है। तो बड़ी टिप आपको क्या बता रहा हूं, रीडिंग स्टार्ट होगा तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना, रिक्वायरमेंट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अच्छा अब अटेम्प्ट रीड पहले एमसीक्यूज नहीं करने, लेकिन जब ये सारी रीडिंग कर ली ना, उसके बाद अटेम्प्ट पहले एमसीक्यूज ही करने। फर्क है दोनों में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब सारा 20 मिनट लग गए इस रीडिंग टाइम पे, 15 मिनट नहीं लगे, 20 मिनट लग गए, कोई परेशानी की बात नहीं। अब वापिस एमसीक्यूज की तरफ आए, एमसीक्यूज पढ़ना शुरू करें। नहीं, कोई तो पैनिक क्रिएट नहीं होगा। पैनिक, आप मुझे बताइए, अगर आपको पहले घंटे में पता चले कि क्वेश्चन है वो मुझे नहीं आता, तब आपके लिए मुश्किल होगा कि अगर आखिरी घंटे में पता चले? खुद बताइए, पहले घंटे क्यों? आपके पास सोचने का टाइम मिल जाएगा। देखिए, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन फिर जब आप पहले पढ़ लेते हैं, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, मेरे अपने साथ ऐसे होता था। लेकिन शर्त ये है कि वो पहले आपने किया हो सिलेबस, ये ना हो कि लेक्चर लिए ना हो, फिर जाहिर है वो नहीं याद आएगा। उसको चाहे 10 घंटे भी दे दे, जो चीज़ नहीं पढ़ी हुई याद नहीं आएगी। लेकिन चीज़ें भूल जाते हैं हम, नेचुरल है, लेकिन चीज़ें याद भी आ जाती है, ये भी नेचुरल है। आपको ये तो पता होता है कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ सर, मैं भूल रहा हूँ, जो याद करता भूल जाता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि बात भूली चीज़ें भी तो लिखते हुए याद आ जाती हैं। पहला पॉइंट शुरू करते हैं, दूसरा तीसरा भी ज़हन में आ जाता है, चौथा भी आ जाता है। तो ये इसी तरीके से मेमोरी इसी तरीके से चलती है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है अब एमसीक्यूज में? अब एमसीक्यूज में करनी है सिलेक्शन। सबसे पहले आपने देखने हैं छोटे क्वेश्चन कौन से हैं, वो करने हैं, फिर उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन करने हैं। बबल शीट आपके सामने है, तरकीब का मसला तो कोई नहीं ना। तो आपने छोटे क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे कर लें पहले, फिर उसके बाद 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? हाँ, अब ये कुछ चीज़ें कुछ ऐसी है, मैं उसूल बता रहा हूँ, उनकी लॉजिक है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, टाइम ज़्यादा होगा।
सिंपल, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, अंदाजा होगा। आसान को लॉजिक सिंपल, आसान क्वेश्चन पहले, मुश्किल क्वेश्चन बाद में। कर लिया, ये हो गए। और 1 2 का ध्यान रखना है, कहाँ पे 1 ऑप्शन करेक्ट, कहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट। बबल शीट कर ली, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पहली चीज, क्या मर्केंटाइल लॉ कंपनी लॉ में अलग अलग पास होना जरूरी है? नहीं, कंबाइंड पेपर है, कंबाइंड पास होना जरूरी है। एक में 10 नंबर आए, दूसरे में 40 नंबर आए, पास हैं आप, ठीक है। दोनों में 25% लेने की जरूरत नहीं, मतलब लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, जो कॉलेज के टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए होंगे तो आपने देखा होगा टॉप पे ना, पेज के टॉप पे कुछ बॉक्सेस होते हैं, आपने नोट किया कभी? जो आंसर शीट होती थी उसके टॉप पे 3 बॉक्सेस होते थे क्वेश्चन नंबर के नाम से, ठीक है। गालबन यहाँ पे क्यू या क्वेश्चन या कुछ इस तरह की चीज लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह का लिखा होता है, 3 नंबर। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे मैं कौन सा क्वेश्चन करने लगा हूँ, 2 का पार्ट ए के बी। क्या पार्ट ए पहले करना लाजमी है कि मैं पहले पार्ट बी भी कर सकता हूँ? तरतीब लाजमी नहीं होती, जो भी क्वेश्चन है वो कर लें। क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया क्वेश्चन नंबर 2 बी करना, मैंने यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी, इसको ब्लैंक छोड़ देना, ओके। फिर इसके बाद मैंने कहा यार क्वेश्चन 2A की बजाय मैं 3A करना चाहता हूँ, क्या मैं इसके बाद 3A कर सकता हूँ? यस। अच्छा, बेहतर यही है कि क्वेश्चन पूरा करके जाए, 2 के बाद A के बाद B करके, ये अच्छी बात है, या B किया तो A करके जाए, लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, ठीक है। मैंने फैसला किया 3B करता, ओके। क्वेश्चन 3B, ओ सॉरी, इसी तरह पहले अगले सफे पे जाऊंगा, या मैंने फैसला किया मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद नहीं है। बाज़ औक़ात होता है ये क्वेश्चन होता है, ये पार्ट होता है, बाज़ औक़ात सब पार्ट भी होते हैं, 1 और 2, मैं वो ढूंढ रहा था, वो नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन 10 का पार्ट बी के सब पार्ट होते हैं, वो मैं कैसे करता? वो 10B पार्ट 1 और 10B पार्ट 2, मैं पहले बॉक्स में लिखता, क्या लिखता? 10, दूसरे में क्या लिखता? B या A जो भी है, तीसरे में क्या लिखता? सब पार्ट 1, B1 नंबरिंग, ठीक है। तरतीब से कोई मसला नहीं, पहले कंपनी लॉ करें, फिर मर्केंटाइल लॉ करें, फिर कंपनी लॉ, फिर मर्केंटाइल लॉ, फिर मर्केंटाइल, फिर कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ 1A B 2, तो कोई मसला नहीं है। बस आपने करना ये, जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर नंबर लिख लेना पहले, डन। एक क्वेश्चन है मेरा दूसरे सफे पे भी चला गया, क्या दूसरे सफे पे दोबारा क्वेश्चन नंबर लिखूं? यस। क्वेश्चन B1 मैं एक सफे पे लिख रहा हूँ, एक सफे पता नहीं मैंने अगला सफा इस्तेमाल किया, अगले सफे के टॉप पे भी लिखा होगा ना, ये 3 बॉक्स बने होंगे, क्या करना है मैंने? वहां पे भी क्या 10B1 अगेन, ताकि पता चले ये क्वेश्चन 2 पेजेस पे हुआ है। फिर बात समझ आ गई, ये नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग आप लोगों को बाद को आदत होती है ऊपर, हालांकि नंबरिंग के लिए जगह होती है, ये नहीं लिखते, नीचे लिखेंगे क्या? क्वेश्चन 10B1, ये नहीं लिखना, इनकरेक्ट, करेक्ट। सेक्शन ए सेक्शन बी कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपका पूरा पेपर एक है, आपने सेक्शन का रेफरेंस नहीं देना, उसको पता है क्वेश्चन 6 किस सेक्शन में है, उसको पता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन जेन में आया था, क्या था अभी बात बतानी थी, 10B1 है क्वेश्चन नंबर से, हाँ ओके, ये ऐसे करना है, और नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना। अगर दरमियान में एक लाइन लिखी आपने, सवाल खत्म हो गया, क्या करना है? नए पेज से स्टार्ट, बचत नहीं करनी। एक लाइन क्या, एक लफ्ज भी हो, पेपर को रगड़ देना है, क्या करना है? नहीं, तरस नहीं खाना। आई कैप आप पे तरस खाता है? आपने भी नहीं खाना। एक लफ्ज भी लिखा गया ना, बस वो दूसरे सवाल के लिए अछूत हो गया, वो सफा, उस सफे पे दूसरा सवाल नहीं आएगा। हाँ, कंटिन्यू कर रहा था तो बता दिया ना, कंटिन्यू करा तो अगले सफे पे सेम क्वेश्चन नंबर दोबारा लिखे। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है,
1 2 3 अलग अलग सफ़े पे करना है। यस यस, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। आई कैप को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ज़्यादा पेजेस इस्तेमाल करें, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है तो करें, हर पार्ट भी अलग पेज पे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मैंने सुना है कि अगर बच्चे से गलती हो जाए तो आई कैप उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है, समझ गए। कभी गलती हो ही जाती है ना बच्चों से, तो आई कैप इतना सख्त नहीं है कि थोड़ी सी गलती की वजह से आपको 0 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आई कैप ने तरीकाकार बताया उसके मुताबिक चले। 49 पे कर देता है, हाँ करना चाहिए भी, करना चाहिए भी। आपको मैंने क्लास में भी एक बात बताई थी, क्या, अगर आप 100 में से 35 नंबर 40 नंबर लेके पास होना चाहते हैं और पेपर भी इजी हो, आप बीए कर सकते हैं। लेकिन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? सिंपल असूल याद रखिएगा, जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा इम्तिहान। आप लोगों को तैयार क्लर्क का काम करवाने के लिए नहीं किया जा रहा, आपको किस पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा है? सीएफओ की पोजीशन, सीईओ की पोजीशन, डायरेक्टर्स की पोजीशन। अच्छा आप हंस रहे हैं, हम भी अपने स्टूडेंट में हंसते थे, और मैं और सीईओ सोच के हंसी आ जाते थे। लेकिन मुझे अंदाजा है आप में ही वो लोग बैठे हैं, ये जो हम कहते हैं ना कि ये नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, तो किसी वजह से कहते हैं ये तो तालिब इल्म, क्योंकि आगे चल के आपने ही संभालना है इस मुल्क को। और आपको देख के मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज हाथों में नहीं है। तो बहरहाल मुस्तकबिल है आपके हाथों में, अब आपके हाथ मजबूत है कि नहीं वो आपको बेहतर पता है। आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीएफओ से, और मैं आप लोगों को प्रोफेशनल एडवाइस भी दिया करता हूँ, अपने बैचमेट के साथ ना बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर लड़ाई झगड़ा ना क्या करें। कल को आप में से ही कोई पर्सन जो है वो एक कंपनी में होगा, दूसरा दूसरी कंपनी में होगा, एक फर्म में होगा, एक क्लाइंट में होगा, तो उस वक्त ना फिर पुरानी बातें जहन में आती हैं, वो अच्छा नहीं रिलेशनशिप होता। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा, हमारा प्रोफेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, कल को फर्म में भी आपने इकट्ठे बैठना होगा, बहुत से लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, और कल को फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप जाएंगे तो एक दूसरे से वास्ता पड़ेगा आपका। हमारा प्रोफेशन कोई बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं है, इसलिए कोशिश करें अच्छे ताल्लुकात रखें। अब वापस आते हैं, किधर थे हम? अच्छा, एमसीक्यू समझ आ गई आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ के डिसाइड कर लेना है। अब चले एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट कर लिया, डन। एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? सेक्शन बी में आगे इसमें क्वेश्चन की ऊपर तरतीब लगानी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको क्वेश्चन नंबर लिखने में? अब आगे चलें, पार्ट ए लिखना। अब अगला सवाल बच्चे का ये होता है, सर मैं फर्ज करें कि वैसे तो बेहतर, मतलब लाजमी नहीं है कि पहले सेक्शन बी करें या फिर बाद में सेक्शन सी करें, लेकिन बेहतर होता है पहले सेक्शन बी कर लें, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी कंपैरेटिवली आसान है। या आप मिक्स भी क्वेश्चन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बी के कुछ कर ले, सी के। अगला सवाल होता है स्टूडेंट का, सर तरतीब क्या होनी चाहिए जो हमने क्वेश्चन करने हैं, वो तरतीब सुन लें। अब क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन की तरतीब क्या होनी। 4 तरह के क्वेश्चन आपने क्लासीफाई करने हैं एमसीक्यूज के बाद, तरतीब यही होगी, इजी शॉर्ट, इजी लॉन्ग, फिर उसके बाद डिफिकल्ट शॉर्ट, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट लॉन्ग। ये तरतीब होनी चाहिए। अब चूंकि अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, केस स्टडी वाले मुश्किल होते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पहले करने हैं और फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन बाद में करना है। इसके कुछ और रीजन भी है लेकिन काफी, आपको ना पहले वार्म अप मिल जाता है। जब आप एमसीक्यू करते हैं ना, आपका माइंड उस वक्त एक्टिव हो चुका होता है। एमसीक्यूज आपके माइंड की बहुत अच्छे एक्सरसाइज करवाते हैं। एक सीटिंग के अंदर ना 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके देखे, उसके बाद आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा,
क्यों होता है भला ऐसा? क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिविटी एमसीक्यूज में ज़्यादा होती है। तो एमसीक्यूज आपने स्टार्ट में किए ना, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, इसीलिए पहले एमसीक्यूज हम करवाते हैं। रीड दूसरा करने हैं चीज़ें, लेकिन पेपर को जब अटेम्प्ट करना शुरू करना है तो पहले एमसीक्यूज। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, पहले नंबर पे एमसीक्यूज, फिर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, फिर केस स्टडीज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 2 करेंगे आप, क्वेश्चन 3 करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 को छोड़ देंगे, क्वेश्चन 4 को छोड़ देंगे, 5 को भी छोड़ देंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, 8 को भी छोड़ देंगे, 9 करेंगे, 10 में से पार्ट ए कर लेंगे क्योंकि वो रिप्रोडक्शन वाला है, बी केस स्टडी वाला है, ये नहीं करेंगे। तरतीब समझ आई? फिर इसके बाद केस एंड पे आना है केस स्टडी की तरफ। अच्छा, जब तकरीबन आधे से ज्यादा पेपर आपका अभी तक हो चुका होगा, एमसीक्यूज हो गए, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आपने कर लिए, अब आपका आधे से ज्यादा पेपर हो चुका है, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होगा और आपके कंसेप्ट भी ऐसे हैं जो कि वार्म अप हो चुके होंगे। उन कंसेप्ट को केस स्टडी पे अप्लाई करना अब आपके लिए आसान है। अब आपने केस स्टडीज को करना है, और केस स्टडी में पहले कौन सी वाली केस स्टडी करनी है भला? आपने मर्केंटाइल लॉ की केस स्टडीज करनी है, और फिर उसके बाद कंपनी लॉ की केस स्टडी। डन जी। और केस स्टडी में आपको पता है केस स्टडी कैसे करनी है, और किसी चीज को अंडरलाइन करना है, वो आपको पता है पूरे सेशन में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर जी? तो यहां तक मुझे बताइए कि हमने क्या असूल सीखे। स्टेप नंबर 1, हमने एक दिन पहले रिवीजन किट जरूर पढ़नी है और कोशिश करनी है जो कंपनी लॉ वाला सेक्शन है वो 2-3 दफा पढ़े। नींद पूरी करनी है, नाश्ता बैलेंस, ब्रेकफास्ट बैलेंस, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना, साथ में कोई छोटी मोटी चीज़, कोई चॉकलेट, मीठी चीज़ जो ना, मीठी चीज़ वो साथ में ले जाइएगा, जरा ब्रेन एक्टिव रहता है तो साथ में। और एग्ज़ाम में बैठ के जब क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या करना है, आपने फ़ौरन जो भी दुआएं याद हैं आपको वो पढ़ते रहें, पेपर सामने आ जाए, उसके बाद फिर सबसे पहले क्या करना है आपने, एमसीक्यूज नहीं रीड करने, रिक्वायरमेंट्स को रीड कर, ताकि हम फोकस हो जाएं, हमारा माइंड फोकस हो जाए कि हमने 25 चैप्टर पढ़े थे, उनमें से कौन से 10 चैप्टर है जो कि पेपर में आ गए, उनके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। हमें भी पता हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें पता है जो क्वेश्चन आते हैं उससे हमें खुशी होगी, जो क्वेश्चन हमें फौरी तौर पे समझ नहीं आई, माइंड हमारा प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज की तरफ जाना है। एमसीक्यूज हमने आंसर शीट पे करने हैं, आंसर बबल शीट फॉर्म में होगी, और उसमें आपने तसल्ली से सोच समझ के पहले छोटे 1-1 नंबर वाले एमसीक्यूज करने हैं, फिर 1.5 नंबर वाला, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला। ठीक है जी। यहाँ पे एक और सजेशन ऐसी है जो अमूमी तौर पे दी जाती है, मैं उसके खिलाफ सजेशन आपको दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, मैंने बताया आपको जो भी बातें करूँगा मशवरे के दर्जे में है। 1 के 2 नंबर वाली केस स्टडी एमसीक्यूज में है, मुश्किल है, लेंथ थी, आपको फौरी तौर पे समझ नहीं आई, अमूमी तौर पे क्या कहा जाता है भला, इसको छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन करें, बाद में आके इसको निपट लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने उसी वक्त थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है, इसको अटेम्प्ट करके फिर आगे जाना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप थोड़ी देर के बाद 2-4 क्वेश्चन करने के बाद दोबारा इसकी तरफ आएंगे ना, आपको ये इन्फॉर्मेशन भूल चुकी होगी, आपको दोबारा क्वेश्चन सारा रीड करना पड़ेगा, और हो सकता है एक ही इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ मिक्स भी हो जाए। अब चूंकि आपने ताज़ा क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसके ऊपर फौरी तौर पर डिसीजन करना जो होता है वो आसान होता है, उस पर करेक्ट डिसीजन तक पहुंचने के लिए इंक्रीमेंटल एफर्ट कम लगेगी। जो आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, जब आप आधे घंटे का गैप देने के बाद दोबारा आते हैं, क्योंकि सारी के सारी केस स्टडीज है, आपको नहीं याद रहेगा कि इस केस स्टडी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, आपको वही क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, एफर्ट लेवल ज्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि कभी कोई केस स्टडी अगर बड़ी लगे, मुश्किल लगे ना, तो उसको आधा अधूरा छोड़ने की बजाय वहां पे दोबारा सेकंड थॉट दीजिए, और उसके बाद जो आपको लगे कि ये ठीक है वो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, बहरहाल ये सजेशन है। अगर आपको लगता है नहीं मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ के आगे चलता हूँ, वापस आना चाहता हूँ, वो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैं अगर पेपर दे रहा हूँ तो मैं उसी वक्त थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा लूँ, क्योंकि मेरे में सारे फैक्ट्स ज़्यादा हैं, उसी वक्त ताज़ा है, मैं करेक्ट डिसीजन करना मेरे लिए उस वक्त आसान है, बाद में दोबारा प्रोसेसिंग करनी होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से होता है कि कैशे मेमोरी आपने नाम सुना होगा,
एक टर्म, ठीक है। उसमें से कोई टास्क अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, वो 15 मिनट के बाद पता है गजनी वाली याद है वो है 15 मिनट के बाद सारा कुछ जेन से वॉश हो जाता था उसके। तो जो कैशे मेमोरी है वो थोड़ी देर जब आप आधे घंटे के बाद दोबारा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपको दोबारा सारा रीड करना पड़ता है। तो ये मेरी सजेशन है कि एक दफ़ा केस स्टडी को पढ़े ना, तो फिर उसको निपटा के अगली केस स्टडी की तरफ जाए। हमारे पास पेपर में कोई बहुत खुला टाइम नहीं है कि 5 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, पता नहीं वापस आने का चांस मिलता भी है कि नहीं मिलता। बहरहाल तो एमसीक्यूज कर लिए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पहले मर्केंटाइल आके किए, कंपनी लाके किए। भैया मैं मिक्स कर रहा हूं, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, जब तक आप पेज के टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिखते जाएंगे तब तक कोई मसला नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर ना लिखा फिर मसला होगा। फिर उसके बाद केस स्टडी, पहले किसकी केस स्टडी करनी है? मर्केंटाइल लॉ की केस स्टडी, रिकमेंडेड अप्रोच। फिर उसके बाद कौन सी केस स्टडी? कंपनी लॉ की केस स्टडी। क्लियर जी? अच्छा केस स्टडी में सुन लीजिए, केस स्टडी में आई कैप का जो कॉमन इश्यू है वो ये कि बच्चा केस स्टडी को आंसर तो दे देता है, लेकिन वो आंसर ऐसा होता है जैसा किसी बुक से एज इट इज छाप दिया हो। वो ऐसा नहीं होता, यानी रेलिवेंट कंसेप्ट में बच्चे पहुंच जाते। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन आ गया, बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा अली ने फॉर एग्जांपल बकर से पैसे लिए, अली बकर को पैसे दिए, 3 डेट्स थे, बताएं एलोकेशन कैसे होगी। अब वो आंसर लिखते हुए क्या लिखना चाहिए कि जो बकर का ये वाला डेट था पहला 25,000 वाला, इसकी एडजस्टमेंट होगी जो 3 जून को अराइज हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे की होगी जो इस अमाउंट का था इस डेट। स्टूडेंट क्या लिखते हैं कि पहले जो प्रोमिजर ने पेमेंट की है, जो फर्स्ट वाला डेट होगा वो डिस्चार्ज होगा, फिर उसके बाद समझ रहे हैं जेनेरिक लैंग्वेज। प्रोमिजर प्रोमिजी का वर्ड केस स्टडी में यूज नहीं करते होते हम। एग्जाम केस स्टडी में क्यों नहीं यूज करते हम? क्योंकि उसने स्पेसिफिक नेम दिया है, वो यूज करने हैं, ठीक है। फर्स्ट डेट सेकंड डेट यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर अमाउंट एंड डेट बताई हुई है। तो केस स्टडी के अंदर आई कैप का जो सबसे बड़ा एतराज है वो ये कि स्टूडेंट सोल्यूशन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोल्यूशन में यूज नहीं करता, जिससे हमें लगता है कि बच्चे ने केस स्टडी नहीं सॉल्व की, रट्टा ही छाप दिया है। ये आपका केस स्टडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केस स्टडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की? जो कैरेक्टर्स होते हैं अंदर उसको साथ, हाँ शाबाश, कैरेक्टर को यूज नहीं। केस स्टडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की? हाँ, क्वेश्चन के अंदर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जैसे नेम, डेट्स वगैरह, इनको यूज नहीं करते। आपने इनको यूज करना है, इनको यूज करेंगे ना ऑटोमेटिकली आपकी जो केस स्टडी इंप्रूव हो जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन ये ना थोड़ा सा मसला होता है, नाम भूल जाते हैं। अली कौन था, बकर कौन था? अली ने बकर को पैसे दिए थे क्योंकि बकर ने अली को पैसे दिए थे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, पता नहीं शायद आपके साथ होती हो या ना होती हो, कि मैं जब केस पढ़ता हूँ तो मुझे वो फिर बात देखना पड़ता है कि पैसे किसने दिए थे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। एग्रीड? जी पूछिए। हाँ पढ़ते हो साथ मेंशन कर ले, बिल्कुल कर ले। हाँ अच्छा, अब इसके अलावा ये मेरी तरफ से मैंने जितनी बातें बतानी थी आई कैप ने एग्जामिनर के मेंशन बताई थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन होता है, क्या हमें केस स्टडी सॉल्व करने से पहले रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी चाहिए? सवाल ये है, लिखनी चाहिए। देखिए वो केस स्टडी सॉल्व करते हुए ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, आपको स्वयं परेशान होने की जरूरत। लेकिन अगर टाइम हो ना, लिख दें तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी लिखते प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मशवरा ये है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, टाइम है आपके पास, लिख दिया करें। लेकिन अगर नहीं भी लिखते प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सोल्यूशन के अंदर केस स्टडी वो उसकी रेलेवेंट लीगल प्रोविजन आ जाती है। जब आप ये लिखते हैं ना कि जो अली ने बकर को पेमेंट की है इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट वाला डेट है वो सेटल होगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने ये प्रोविजन भी लिख दी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में सबसे पहले जो ओल्डेस्ट डेट है वो पहले क्लियर होगा। इनडायरेक्टली वो लिख दिया आपने। पुराने जो क्वेश्चन होते हैं ना 5-7 साल पहले वाले, उनमें रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लाजमी हुआ करती थी, अब नहीं है। अब आई कैप ने, आप देखेंगे 5 साल पहले वाली केस स्टडी छोटी होती थी, अब वाली केस स्टडी बड़ी होती है और नंबर तकरीबन उतना ही होते हैं।
तो आई कैप ने स्टाइल में क्या चेंज किया, उसने कहा जी रेलिवेंट लीगल ओपिनियन छोड़ो, उसकी जगह पे मैं 2 इशू पूछ लेता हूँ एक ही बजाय। तो रेलिवेंट लीगल ओपिनियन लिखना लाजमी नहीं है, लिखना चाहते हैं गड़बड़ भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन लाजमी नहीं, आपके सोल्यूशन में वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाया करती है। ये अक्सर कॉमन क्वेश्चन था। और अब मुझे पता है क्या कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आपको पता है ना, आपको तो मेरा हाल अभी पहली अटैम्प्ट है ना, तो 19 साल हो गए पढ़ाते, ठीक है। मुझे अंदाज़ा है प्रोफेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। कुछ बातें आपको नहीं बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा, है वो मेरे साथ ही कहाँ कब्र तक जाएंगी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना। लेकिन किसी भी प्रोफेशन के अंदर कोई बंदा 5 साल लगा लेता है ना, उसकी सारी ऊंच नीच का पता चल जाता है। तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज चल रही हैं, कौन सी अप्रोच क्या है मुझे अंदाज़ा है, उनको कैसे बनाया संवारा जाता है वो भी मुझे अंदाज़ा है। लेकिन आपने हमेशा एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान को देखना है। जो चीज़ एग्जामिनर कमेंट्स में एरर आइडेंटिफाई कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, और जो मार्किंग प्लान में जिस चीज़ के नंबर दे रहा है वो हमारे सोल्यूशन में होना चाहिए। आपके लिए बस यही रूल काफ़ी है, यही रूल काफ़ी है, ठीक है। सर क्वेश्चन में कही हुई बात को दोबारा रिपीट करना है क्या? नहीं करना, ऑफ कोर्स नहीं करना। हाँ, उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। अब कोई बच्चे क्या करते हैं भला, ये मैं भी जब आपके वीकली टेस्ट होते हैं ना उसमें चीज़ नोट करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना इसकी समरी लिख देते हैं। पता नहीं कहाँ, शायद इंटरमीडिएट में सिखाते होंगे कहीं, या पता नहीं क्या, इस क्वेश्चन की समरी कि ए ने बी को ये पैसे दिए हैं और फिर उसने बी ने कहा है कि मैं तो इसको सेटल करूंगा, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि किसको सेटल करना है, तो वो पहले ए को सेटल करेगा। गलत, डायरेक्ट कहें ए पहले किसको सेटल करेगा, इस वाले डेट को। क्वेश्चन की समरी लिखने की जरूरत नहीं, फैक्ट्स वही यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जिस जगह पे लाके उसने खड़ा किया है ना आपको, आपने उससे आगे जाना है, उससे पीछे वाली चीजें नहीं। हाँ जी, मुझे आपके सवाल से बात याद है कि फर्म में होते थे ना, फर्म में हम जो काम किया होता था ना, रिव्यू करवाते थे मैनेजर वगैरह को, तो बात का तो मैनेजर एक डायलॉग बोलता, डायलॉग नहीं एक जुमला होता है, बात कुछ जुमले ऐसे यूज होते कि मुझे वो चीज़ ना बताओ जो मुझे पता है, वो चीज़ बताओ जो मुझे नहीं पता। तो हमने सोल्यूशन में वो चीज़ नहीं लिखनी जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो पेपर वाले को पता है कौन सी चीज़ लिखनी है जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई, नंबर उसके है। माइंड में कंसेप्ट, अगला सवाल इनका, माइंड में कंसेप्ट है, ला के अल्फाज ज़हन में नहीं है। ला के अल्फाज आपके ज़हन में आ ही नहीं सकते, आए भी तो आपने नहीं लिखने, आपने लॉयर नहीं बनना, प्रैक्टिस नहीं करनी। आपका मकसद क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। लॉ आपको सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपसे केस नहीं लड़वाने हमने। इसीलिए लीगल वर्डिंग देखिए, अगर कोई लफ्ज़ है ठीक है याद कर ले, अच्छी बात है, लेकिन जो कोई लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो सिंपल वर्ड जहन में आ रहा है वो लिख के केस स्टडी सॉल्व करें। केस स्टडी में कंसेप्ट अहम होते हैं। टेस्ट के अंदर टीए मार्क काट लेते हैं, नहीं हमारे टेस्ट तो टीए चेक ही नहीं करता, वो यही चेक करता है। उसमें देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपने यूज़ करने हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपने, जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपने हमेशा यही लफ्ज़ यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं करना। चीफ एग्जेक्ट CFO, वो क्या होता था, टाइप्स पढ़ते थे, अल्ट्रेशन, रिसीजन, ये जो टाइप्स है ना, यूं समझ लीजिए हेडिंग में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने एज इट इज याद करें, बाकी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। सूदा, हाँ सूदा केस को फाइलदा केस लिखे, फाइलदा केस लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सू करना फाइल करना एक ही बात है, वो कोई ऐसा लीगल वर्ड नहीं है। चंद एक अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक हैं लॉ में, जिनका एक खास मीनिंग है। कंसीडरेशन है ना, क्या इस लफ्ज़ को आप चेंज कर सकते हैं? हाँ नहीं कर, क्यों? ये हमारा मेन कंसेप्ट है लॉ का। इस तरह के अल्फाज नहीं, जो लफ्ज़ किसी हेडिंग में इस्तेमाल हुआ है उसको सेम रखें, बाकी उसके अंदर जो इस्तेमाल एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में खुल के लिखें, और घबराने की जरूरत भी नहीं है, कंसेप्ट सही होना चाहिए। डन जी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, शाबाश। सर हेडिंग दे सकते हैं? हेडिंग्स दे सकते हैं, बिल्कुल हेडिंग देनी चाहिए, लाजमी नहीं है लेकिन हेडिंग देनी चाहिए। जैसे अब सुने, ये केस स्टडी है,
मैं वो वाली रिक्वायरमेंट ढूंढ लूँ जिसमें एंड आता है। ये Under the Company Act 2017, explain the requirements that must be complied with for holding the AGM at an extended date and evaluate suggestion made by Zafar Ahmad. अब उसने दो चीजें आपके सामने रखी हैं, कौन कौन सी? एक रिक्वायरमेंट बताओ जो कि एजीएम की है, और दूसरा क्या है? सजेशन। एंड जहां रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का मतलब ये होता है इसके पार्ट्स बन रहे हैं। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का मतलब क्या? उसने दो पार्ट्स को ज्वाइन किया है। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, इंग्लिश में पढ़ते थे ना हम। ये दो रिक्वायरमेंट को ज्वाइन। अब इसमें मैं रिकमेंड करता हूं आप अलग अलग हेडिंग दें। रिक्वायरमेंट्स की हेडिंग अलग दें, सजेशंस की हेडिंग अलग दें और सॉल्व करें। लेकिन ये हेडिंग्स देना रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप हेडिंग नहीं भी देंगे आपका इक्वली करेक्ट है, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। आई कैप के ज्यादातर सॉल्यूशन जो है वो बगैर हेडिंग के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हेडिंग दे देना अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे एसेंशियल्स पूछे उसने, डायरेक्ट भी एसेंशियल लिख ले हेडिंग के बगैर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हेडिंग दे दे, अच्छी बात है। मैं क्या करता था, आई कैप तो रिप्रोडक्शन वाले कम क्वेश्चन पूछता है, आई कॉम बी कॉम में होते हैं ना वो हेडिंग्स टीचर कहा करते थे। तो मैं आधे घंटे पेपर के शुरू के आधे घंटे में 5 सवाल करते थे, 8 में से 5 सवालों की हेडिंग लिख दिया करता था। बाकी का 2.5 घंटे उसके अंदर बस फिलिंग करनी होती थी। तो ये भी आप 5 नंबर का क्वेश्चन है, 7 हेडिंग लिखनी है, तो आप एक दफ़ा में सारी हेडिंग लिख लें, उसके बाद अंदर फिल करते जाए, या जो भी आपका तरीकाकार है, अपना अपना अप्रोच है। लेकिन हेडिंग रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं है। एक कंसेप्ट है उसके मतलब 2 बनते हैं जो मतलब आगे पॉइंट बनते हैं। जैसे फॉरेन प्रॉपर्टी है, उस पर चार्ज क्रिएट हो गया विद इन द पाकिस्तान, वो वाला जो कंसेप्ट है। अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया तो फिर हम सिर्फ वही उसी के रिलेट लिखेंगे या दूसरा भी लिखेंगे? शाबाश। एक चीज़ याद रखिएगा, नंबर उस चीज़ के हैं जो रिक्वायरमेंट में है, उस चीज़ के नहीं जो आप लिखेंगे। अगर रिक्वायरमेंट में उसने पूछा है एक चीज़, कंसेप्ट के 2 पार्ट है, उसने पूछा एक पार्ट है, जैसे उन्होंने कहा सर चार्ज क्रिएट करने में फॉरेन प्रॉपर्टी का अलग केस होता है और जो लोकल वाला वो अलग केस होता है। अगर उसने फॉरेन वाला कह दिया कि हमें लोकल वाला लिखना चाहिए दूसरे वाला, सब नहीं। क्वेश्चन के अंदर 2 आते हैं, चार्ज इधर क्रिएट हुआ या हाँ, मैं बताता हूँ इसको ना, थोड़ा सा डायग्राम की शक्ल में हम बता देते हैं। और ये असूल याद रखिएगा, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, बाकी के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आपके काम आएगा। समटाइम ऐसा होता है, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट की होती है ब्रांचेस। ये कंसेप्ट है मेन, ये कोई कंसेप्ट है मॉर्टगेज वाला फॉर एग्जांपल, इसमें 2 कंसेप्ट आगे आ गए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मॉर्टगेज वाला, ये आ गया लोकल वाला, ये आ गया फॉरेन वाला। ठीक है जी, फर्ज कीजिए कि फॉरेन वाले में भी आगे कोई 2 कंसेप्ट है, लोकल वाले में आगे 3 कंसेप्ट है। हमें क्या करना चाहिए? सुने, अगर क्वेश्चन में वो कहता है मुझे मॉर्टगेज के बारे में बताओ, तो क्या कुछ बताएंगे? सारा, ये भी डन। अगर वो कहे लोकल के बारे में बताओ, तो क्वेश्चन में जो जहां पे लाके खड़ा करता है उससे आगे जाना, उससे पीछे नहीं जाना। लोकल बोला है तो क्या मैं पीछे जाके फॉरेन में लिखूं कि लोकल से आगे चलूं? 3 होने। और अगर वो इनमें से भी 1 2 3 सिर्फ सेकंड वाला पूछता है, तो मैंने क्या करना है? मॉर्टगेज में लोकल में सिर्फ। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से देख ले, जो पूछा है वही लिखना है, बाकी नहीं लिखना। फॉरेन पूछा तो सिर्फ फॉरेन बताएंगे, लोकल नहीं बताएंगे। लोकल पूछा सिर्फ लोकल बताएंगे, फॉरेन नहीं बताएंगे। लोकल का थर्ड पूछा तो सिर्फ थर्ड। आई कैप ऐसे करता है। आई कैप पता क्यों करता है? क्योंकि आई कैप जो है ना वो कहता है कि बजाय एक कंसेप्ट के अंदर पूरा कंसेप्ट मैं 10 नंबर के लिए पूछ लूँ, क्यों ना उस कंसेप्ट के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो मैं 2 या 3 नंबर के लिए पूछूँ। अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि आप बजाय ये कि 10 नंबर में आसान और मुश्किल दोनों चीज पूछने के 2 या 3 नंबर में सबसे मुश्किल चीज पूछ ले। ठीक है, इसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अलग हो जाता है, और जो नॉन मतलब एवरेज स्टूडेंट भी कर लेता है जिसने पढ़ा होता है, जो बिल्कुल फारग स्टूडेंट है वो अलग हो जाता है। एक बराबर नहीं ना होने चाहिए। तो 2 सबसे मुश्किल था, आई कैप इसका। तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर बड़े ध्यान से ये देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वही लिखना है, बाकी वाला इररिलेवेंट हो जाएगा। वो और उससे आगे वाली चीजें तो लिखे,
उसकी दूसरी चीजें बैग जाके नहीं लिखनी। पॉइंट समझ आ गया मेरा? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, इस पेपर में से कोई चीज मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन कोई डिस्कस करना चाहते हो, कर लीजिए। बाकी पेपर कैसा आएगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी बातें आपको समझ आ गई है ना? चलिए डन। अब बस हमने सिर्फ पेपर क्वेश्चंस के डिस्कशन करनी है। जी शाबाश, वन बाय वन। देखिए तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम, किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? कोई नहीं? या अगर आप चाहें तो आपको हम आधा घंटा दे सकते हैं। आप इस आधे घंटे में इस पेपर को सारे को पढ़ लें, टेक्निकली सॉल्व कर लें, हम व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्यूशन भी कर लेते हैं, नमाज की ब्रेक भी हो जाएगी। उसके बाद आके जैसे जैसे आप कहेंगे क्वेश्चन डिस्कस करने का एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि अभी शायद हर सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हो, तो मुझे बता दिए जैसे आप कहेंगे वैसे चलेंगे। कितने स्टूडेंट हैं जो कहते हैं यहाँ से क्लास कंटिन्यू रहे आगे? कितने कहते हैं कि ब्रेक कर लें? ब्रेक कर लें? चले जी, ठीक है जी, ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक करते हैं। मीनवाइल इसका सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग प्लान भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ जब सोल्यूशन जहन में आए तो देखें। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ें, सोल्यूशन मैच करें। ठीक है जी, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए वो फिर पूछ लीजिएगा। डन जी। थोड़ा सा आधे घंटे की ब्रेक आ जाएगी, लेकिन इसके बाद जो आप सवाल पूछेंगे बड़े फोकस होंगे, वो हमारा रिकॉर्डिंग टाइम भी कम होगा, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा कि अच्छे वाले क्वेश्चन जो है वो सिर्फ वही डिस्कस होंगे। चलिए जी, आज के इस लेक्चर के इसी को यहाँ पे हम पॉज करते हैं, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे।